वक्त तो चला है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों के विस्तार अंदाज से समझने का। और मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, न्यूज इंडिया देख रहे हैं खास कार्यक्रम में। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में यूसीसी को चुनौती दी गई है। यूसीसी को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र व राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस भी दिया गया। यूसीसी पर 6 हफ्ते में जवाब दे धामी सरकार, हाईकोर्ट ने कहा है। दरअसल 27 जनवरी को उत्तराखंड में लागू हुआ है यूसीसी। 27 जनवरी से पिछले महीने 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता, जिसको यूसीसी कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहा जाता है, कानून उत्तराखंड के राज्य में लागू हो चुका है और इसके तहत लिव इन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसी को लेकर चुनौती याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। लिविंग पार्टनर का जिक्र करना यूसीसी के तहत है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 इनेक्ट किया था, जो कि जनवरी 25 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हमारे पिटिशनर ने कोर्ट के सामने इसको चैलेंज किया है, ये कहते हुए कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये वायलेशन है, क्योंकि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनका ये कहना है कि जो कुरानिक वर्सेस हैं वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और अगर वो कुरान को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है वो मुस्लिम ही ना रह पाए। तो इस आर्गुमेंट के बेस पे आर्टिकल 25 से ये हिट होता है, क्योंकि मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस से रिलेटेड कई ऐसे नए इसमें नियम बता दिए गए हैं यूसीसी में, जो कि कुरान से मेल नहीं खाते हैं। माननीय न्यायालय में है और न्यायालय में जो प्रक्रिया है उसके तहत जो भी माननीय न्यायालय की प्रोसीडिंग होती है उसके अनुरूप जवाब देंगे। सर, यात्रा देखिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है और जिसमें 4 करोड़ से भी अधिक लोग पूरे देश के मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। हम अच्छी व्यवस्था करेंगे। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार, भारत संघ को नोटिस थमाया गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। प्रतिवादियों से 6 सप्ताह में जवाब की मांग की गई है। लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों को चुनौती दी गई है। विवाह तलाक से जुड़े प्रावधानों को भी चुनौती इसमें दी गई है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला यानी तर्क दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कार्तिकेय हरिगुप्ता ने दलीलें रखी। यूसीसी धार्मिक मामलों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है, वकील ने कहा। कुरान की आयतों के विपरीत है यूसीसी, यह भी वकील की तरफ से कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 245 का उल्लंघन करता है यूसीसी। तो वहीं 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, और अब लागू होने के बाद विवाद इस पर देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी अनुज अवस्थी देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, अभी तो महीना भर भी पूरा नहीं हुआ और विवाद इसको लेकर के, यूसीसी बिल को लेकर के सामने आने लगा, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि आगे चलकर के पहले भी विरोध हो रहा था लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, कि अब आपको सामने रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपका पार्टनर है। अब इसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हो गया। क्या कुछ पूरा विवाद है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है आजादी के बाद का जिसने यूसीसी लागू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय पर उन्होंने क्लियर किया था कि हम पूरे प्रदेश में यूसीसी लेकर के आएंगे। जस्टिस रंजना देसाई और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के साथ रेखा कटवाल 5 सदस्यीय कमेटी थी, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद ये विधानसभा के पटल पर रखा गया, जिसके बाद सुनवाई की गई। के बाद वो एक कानून बना। कानून बनने के बाद राज्यपाल से उसकी स्वीकृति हुई। उसके बाद कानून बनता है, राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति मिली। राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति मिलने के बाद पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया। कई दिक्कतें आई राजस्व विभाग में, पुलिस विभाग में, लेकिन उनका निस्तारण किया गया। उसके बाद पूरे प्रदेश में ये लागू कर दिया गया। हालांकि ये दिक्कत जरूर सामने आई कि किसी की निजता का सवाल
सामने आ रहा था कि किसी की निजता, किसी की पर्सनल चीजें आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। इसके तहत एक ऐप डिजाइन किया गया, उस ऐप के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब जब लागू हो गया उसके बाद एक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। उस याचिका में जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने साफ तौर पे सरकार को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को बोला है। और साथ ही साथ इस जो याचिका दायर करी गई है वो ये है कि लिविंग इन रिलेशनशिप और साथ ही साथ जो मुस्लिम विवाह पद्धति है, ये पद्धति को आप सार्वजनिक करना, इस पद्धति को बदलना और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को जो समुदाय है उनके जो रीति रिवाज उनका उल्लंघन करना, इस मामले को लेकर के याचिका दायर करी गई थी और सरकार से 6 हफ्तों में जवाब मांगा गया है कि सरकार इसका जवाब दे कि आखिर क्या पर्सनल चीजें आप सार्वजनिक कर रहे हैं। हालांकि चूंकि आरटीआई के दायरे में सरकार ने इस चीज को बोल दिया है कि किसी भी सार्वजनिक चीजें आप आरटीआई के दायरे से बाहर करते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक जो है उसकी जो रीति रिवाज है, जो पद्धति है, जो विवाह पद्धति है, क्या उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है? इसी को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और हाईकोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया है कि 6 हफ्ते में सरकार जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों इस कानून में लाया गया कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, किसी के रीति रिवाज को आहत करना, ऐसा सरकार की मंशा क्यों है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब लागू किया तो मुख्य सेवन सदन मुख्यमंत्री आवास में जब ये यूसीसी लागू हुआ उस समय मुख्यमंत्री ने बात बताई थी कि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं, हम किसी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। हम अगर यूसीसी लागू कर रहे हैं तो आपका अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको राज्य सरकार की योजना और केंद्र सरकार की योजना दोनों का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हमारे पास एक डाटा होगा कि जो लैंड जिहाद, लव जिहाद और साथ साथ जो कुक जिहाद जैसी घटनाएं सामने आ रही है, बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो घटनाएं ना हो, इस वजह से हम ये कानून लेकर के आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने, नैनीताल हाईकोर्ट, लेकिन राइट टू प्राइवेसी तो कहीं ना कहीं ब्रीच हो ही जाएगी ना। अगर आप ये कहते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं हम देना चाह रहे हैं इन तमाम जो कपल्स हैं उनको, या जो लोग साथ में रह रहे हैं रिलेशनशिप में या इस तरीके के लिविंग में रह रहे हैं, तो उनका तो कहना यही है, क्योंकि जो दलील भी दी गई वो भी यही दी गई कि आप मौलिकता का जो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एक्ट है उसको ब्रीच कर देंगे। और दूसरा, धार्मिक आधार को लेकर के फिर से बवाल हो रहा है, क्योंकि उनका भी कहना है कि हम किस तरह से किन पद्धतियों को इस्तेमाल करेंगे ये भला कोर्ट या यूं कह ले सरकार थोड़ी डिसाइड करेगी। बिल्कुल, सरकार ने उस समय पे बिल्कुल साफ किया था कि हम किसी की धार्मिक कोई भी वर्ग हो, सब समान नागरिक, क्योंकि यूसीसी का जो अगर आप हिंदी में अनुवाद करते हैं, समान नागरिक संहिता, सभी लोग समान कैटेगरी में रहें, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, सभी लोग समान उसमें रहेंगे। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करा करके हम उनका कोई डाटा हमारे पास है तो रजिस्ट्रेशन, लेकिन फिलहाल जो अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो अगर हम बात करें शिया शरीन सुन्नी, माफ कीजिएगा, शिया शरीन सुन्नी की, तो वहां पर भी जो है इस बात को लेकर के जो उलेमा है उन्होंने भी बोला कि इस तरीके की जो धार्मिक भावनाएं, मुस्लिम जो पद्धति है वो विरोध कर रही है। और जब सरकार ने सुझाव मांगे थे उस समय पे सुझाव तो बहुत आए थे, लेकिन जो 350 पन्ने की रिपोर्ट थी वो करीब 100 पन्नों में सिमट के रह गई। उसमें कई संशोधन भी किए गए, लेकिन अब इस पे सबसे ज्यादा जो है बखेड़ा खड़ा होता है कि लिविंग रिलेशनशिप अगर कोई रहना चाहता है तो क्या सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इसको जो है स्विट्जरलैंड बना रही है, विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार इसको जो है थाईलैंड बना रही है। लेकिन फिलहाल सरकार का ये कहना है कि हमने अगर ये कानून बनाया है, हमने अगर उत्तराखंड में कानून लागू किया है तो इसके तहत सभी को चलना होगा। लेकिन फिलहाल 6 हफ्ते का जवाब मांगा है सरकार से नैनीताल हाई कोर्ट ने कि सरकार इस पे जवाब दे कि आखिर क्या जो किसी की निजता का सवाल है वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी जो रीति रिवाज है, जो पद्धति है, विवाह संबंधी जो प्रकरण है, क्या उनपे अब सरकार का हक होगा? क्या अब सरकार डिसीजन लेगी कि कैसे हम विवाह करें? क्या सरकार ये डिसीजन लेगी कि हम कैसे जो है शादी करें? क्या मंदिर में शादी करें, मस्जिद में शादी करें, क्या रजिस्ट्रेशन करके शादी करें? तो इस पे बड़ा बवाल चल रहा है और हाईकोर्ट ने इसी तर्ज पे जवाब मांगा।
क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है अनुज, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि सरकार से जवाब हाईकोर्ट ने मांगा है, तो यानी एक मॉरल ग्राउंड तो तैयार हो ही गया है, क्योंकि अब कोर्ट भी इस मामले में जानना चाहता है कि सरकार का क्या रुख है। सरकार इस मामले में जब स्पष्टीकरण देगी तो क्या कुछ नजर आएगा, क्या स्थिति क्लियर हो पाएगी? बिल्कुल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और साथ ही साथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनका भी इस बात को लेकर के कि हमसे जवाब मांगा था, हम जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन फिलहाल राज्य में ये लागू होना सबके लिए अच्छा है, सबके लिए पर्याय। जो दूरस्थ गांव के जो लोग हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा, सारा डाटा आएगा। अच्छा, चूंकि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन में जो ऐप है, ऐप के माध्यम से आप अपने घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि सरकार इस बात को लेकर के बोल रही है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि आप लिविंग में रह रहे हैं। कल को श्रद्धा हत्याकांड जैसी कोई घटना सामने ना आए, श्रद्धा वॉलकर जैसी हत्याकांड की जैसी ना आए। आप लगातार अनुज बने रहिए, अगली खबर की तरफ दर्शकों के लिए चलते हैं। तो आज हल्द्वानी के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे, मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ इस समय बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा, क्योंकि कल हल्द्वानी के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के आज हल्द्वानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों के समापन पर कल यानी 14 फरवरी को हल्द्वानी आएंगे और इस दरमियान समापन समारोह को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर शासन तैयारियों में बेहद संजीदगी के साथ जुटा हुआ है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को यानी कल होने जा रहा है। राज्य सरकार इस आयोजन को दिव्य व भव्य बनाने के लिए कार्य कर रही है। समापन समारोह में बॉलीवुड गायक सुखविंदर व श्वेता मेहरा प्रस्तुति देंगे और इसीलिए पूरी तैयारी में जो है वो धामी सरकार नजर आ रही है। देहरादून में आपदा प्रबंधन ने मॉक अभ्यास यानी मॉक ड्रिल की है। वन अग्नि के प्रभावी प्रावधानों के लिए मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें नियंत्रण के लिए कभी आग लग जाए तो ये मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है, जिससे कि तुरंत मौके पर ही स्थिति को काबू पाया जा सके। सीएम धामी ने मॉक अभ्यास में भाग लिया है। दरअसल देहरादून में उत्तराखंड के वन अग्नि के प्रभावी प्रबंधन के लिए मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सामुदायिक केंद्रित मॉक ड्रिल में भाग लिया। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मॉक अभ्यास का आयोजन हुआ था। आग पर नियंत्रण के लिए सामुदायिक केंद्रित मॉक ड्रिल की गई थी। ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता का अभियान। शीतकालीन यात्रा पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 फरवरी को देवभूमि का दौरा करेंगे। हर्षिल मुखवा शीतकालीन यात्रा पर पीएम की तैयारियों को लेकर के लगातार बैठकें भी हो रही हैं। यात्रा की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों से बैठक की, अधिकारियों के साथ बैठक की है। मौके पर तैयारियों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी इस दरमियान दिए हैं। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को शीतकालीन प्रवास पर राज्य के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दृष्टिगत शासन तैयारियों में जुट गया है। इस सिलसिले में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों से
बैठक भी की है, अधिकारियों से सब कुछ जानने की कोशिश भी की है। दिशा निर्देश भी इस बैठक में यात्रा को लेकर दिए गए हैं। प्रस्तावित जो कार्यक्रम की रूपरेखा है और तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं का तय समय के भीतर चाक चौबंद बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि अधिकारियों के साथ वो स्वयं हर्षिल मुखवा जाकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी और सभी व्यवस्थाओं को परखेंगी। तो दरअसल प्रधानमंत्री की 27 फरवरी को देवभूमि का दौरा करेंगे और इस दौरे के जरिए वहां स्थित चीज़ों का जायजा पहले से ही राज्य सरकार ले रही है। उत्तराखंड में खेल विभाग ने ज्यादा बजट मांगा है। दरअसल खेल विभाग ने 884 करोड़ के बजट की मांग की थी। राष्ट्रीय खेलों में होने वाले खर्च को लेकर यह मांग की गई थी। खेलों के आयोजन के लिए 532 करोड़ रुपए का ही बजट मिला है। दरअसल 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखंड खेल विभाग को जितना बड़ा और ऐतिहासिक बजट मिला, उससे दोगुना खर्च आने वाले वित्त वर्ष में खेलों के बुनियादी ढांचे का रखरखाव करने और विभिन्न खेल अकादमी खोलने, खिलाड़ियों को तैयार प्रशिक्षित करने पर होगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खेल विभाग ने 884 करोड़ रुपए का बजट की मांग की थी। इसमें खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य भी शामिल बताया जा रहा है। तो ऐसे में उत्तराखंड के खेल विभाग को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए आज तक सबसे बड़ा बजट लगभग 532 करोड़ रुपए मिला है, जो 11 खेल स्थलों पर बुनियादी ढांचों के निर्माण में विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण मंगवाने हों या फिर विभिन्न निर्माण कार्य आदि करवाने हों, इसकी अवस्थापना में ही खर्च हो जाएंगे। तो वहीं 16 खेलों के उपकरण अमेरिका व यूरोपीय देश से खरीदे गए हैं। तो साफ तौर पर क्योंकि जितने की मांग की गई थी उतना मिला नहीं है, और ये जो मिला है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन उतना नहीं मिला जितने की डिमांड थी। इतने में जो तैयारी है वो एक वक्त के लिए तो हो जाएगी, लेकिन इसके रखरखाव में, अकादमी खोलने के लिए, तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए वो ज़्यादा फंड की ज़रूरत यहाँ पर होने वाली है। तो ऐसे में साफ तौर पर वो फंड उतना नहीं मिल पाया जितने की उम्मीद है। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पदक तालिका में 7वें स्थान पर उत्तराखंड है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने तकरीबन 22 गोल्ड जीते हैं। उत्तराखंड के पास कुल 97 पदक राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज की निरंतर बढ़त 65 गोल्ड सहित 112 पदक शामिल हैं। अगर बात करें तो स्थान पर लगातार जीतकर पहले पायदान पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक पदक जीते हैं। पदक तालिका में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। दमदार मौजूदगी के साथ तीसरे स्थान पर हरियाणा बना हुआ है। राष्ट्रीय खेलों में मेज़बान उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन का सिलसिला कल भी जारी रहा। राज्य के 2 स्वर्ण और 3 रजत, 6 कांस्य पदक जीते हैं अब तक राज्य ने। उत्तराखंड के टोटल 22 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में 7वें स्थान पर बना हुआ है। उत्तराखंड के पदकों की अगर संख्या की बात करें तो 97 पहुंच गई है। तमिलनाडु 24 स्वर्ण पदक के साथ 6वें पायदान पर। 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में सर्विसेज ने 65 स्वर्ण पदक के साथ कुल 112 पदकों पर कब्जा जमा है। महाराष्ट्र ने 171 पदक जीते हैं, लेकिन इसमें स्वर्ण पदकों की संख्या 48 है, जिसके कारण वो दूसरे स्थान पर है। हरियाणा ने 39 स्वर्ण पदक जीते हैं। 140 पदक टोटल उसके पास कुल 39 स्वर्ण के साथ 140 पदक हो जाते हैं और तीसरे स्थान पर बना हुआ है। कर्नाटक 33 स्वर्ण पदक के साथ चौथे पायदान पर है, जिसका कुल पदक स्कोर जो है वो 78 है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जिसमें साफ तौर पर पदकों की संख्या के हिसाब से राज्यों का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पास कुल 97 पदक अब तक आ चुके हैं उसके खाते में।
65 गोल्ड सहित 112 पदक जीतकर प्रथम पर बरकरार पदक तालिका में महाराष्ट्र का दूसरा पायदान है। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सड़क सुरक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार की पहल, पहाड़ों पर सड़क किनारे होगा पौधारोपण। 19 विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट ने सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसमें 19 विभागों को जिम्मेदारी भी दी गई है। तो ये एक अच्छी पहल है, सड़क सुरक्षा से जुड़ी ये पहल बताई जा रही है और अच्छी पहल है, जिसमें 19 विभागों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। देहरादून से जुड़ी है बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस ने चाइनीज मांझे पर नकेल कसी है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अनाउंसमेंट करके लोगों को इसके प्रति आगाह और जागरूक भी किया है। चाइनीज मांझे के दुष्प्रभावों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। हरिद्वार पुलिस ने चाइनीज मांझे पर नकेल कसने के इरादे से हरिद्वार कोतवाली नगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी तमाम उन लोगों को दी है जो चाइनीज मांझे का उपयोग करते हैं और कहा है कि सख्त रुख अपनाया जाएगा। दरअसल चाइनीज मांझे के खतरे को देखते हुए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने चौकी से शहरी क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर आमजन को जागरूक किया और पब्लिक मीटिंग आयोजित कर लोगों को इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने चाइनीज मांझे को लेकर के अपनी सतर्कता दिखाई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए जागरूक किया है। आबादी क्षेत्रों में जंगली हरिद्वार के जानवरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला श्यामपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक हाथी जंगल से निकलकर हाईवे पर जा पहुंचता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार हाथियों को रिहायशी इलाके में घूमते हुए देखा गया है। विकासनगर में भीषण सड़क हादसा, जिसमें ट्रक और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई है। टक्कर के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग जाती है। हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौके पर ही मौत हो जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया। डंपर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला विकासनगर में ट्रक और डंपर की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लगने का है, जहां हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो जाती है। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो जाता है। वाहनों में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। विकासनगर में सुबह सवेरे एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें कि दो गाड़ियों की आपसी भिड़ंत में एक चालक की जलकर मौत हो गई। सड़क दुर्घटना की जो वजह है वो नेशनल हाईवे का वन वे को माना जा रहा है। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। विकासनगर में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी आप बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।